बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हम आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करने लगे हैं। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले तो इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था केमिकल बॉन्ड, तो हमने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड्स की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप जो थी वो आयनिक बॉन्ड थी। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफ़र करता है तो दोनों एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होती है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड थे। कोवेलेंट बॉन्ड जो था उसमें दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, म्यूचुअली शेयर करते हैं। यानी एक एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर कर रहा होता है, दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के साथ शेयर कर रहा होता है। तो जो थर्ड टाइप थी केमिकल बॉन्डिंग की वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की एक टाइप है इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम ओनली, जिसमें एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर से दूसरे एटम को डोनेट करता है। इधर मैं आपको समझाती हूँ ज़रा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये एक एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दूसरा एटम है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा इस एटम को, तो इन दोनों एटम्स के दरमियान एक बॉन्डिंग जनरेट होगी, जिसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा रहा है। यहाँ पे एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पेयर है, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जोड़ा है इलेक्ट्रॉन्स का। अब यहाँ पे एक एटम इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इस एटम को हम कहते हैं डोनर एटम। जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है वो कहलाता है डोनर एटम, और एक एटम जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी ले रहा है, तो इस एटम को हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम। और हमेशा जैसे आपने पढ़ा था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को एक लाइन से शो किया जाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को 2 लाइन से, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को 3 लाइन से। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हम कैसे शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एरो का एक तो हेड पॉइंट होता है और एक टेल पॉइंट होता है। हमेशा जो एरो का हेड होता है वो एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है, और टेल जो होता है वो डोनर एटम की तरफ। अगर आपको कभी दो मॉलिक्यूल्स एटम्स के दरमियान ऐसे एरो नज़र आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, और जिसकी तरफ हेड होगा वो एक्सेप्टर एटम होगा, और जिसकी तरफ टेल होगी वो डोनर एटम होगा। तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन बुक से करते हैं। यहीं पे यहाँ से लेकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप है इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस डोनेटेड, डोनेटेड का मतलब है दिया जाता है, बाय वन एटम ओनली। इसमें अब एक एटम दे रहा है, दूसरा एटम नहीं दे रहा, मतलब एक अपना कंप्लीट तौर पर इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को दे रहा है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्पीशी हैज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बॉन्ड तब भी बनेगा जब एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, टू डोनेट टू अनदर स्पीशी, दूसरे एटम को देने के लिए। तो यहाँ तक ही आप इसकी डेफिनेशन करेंगे। यहाँ से आगे फिर आप डोनर, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ डोनर एटम, तो यहाँ पे द स्पीशी वो मॉलिक्यूल विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है, इस कॉल्ड डोनर। उसको आप क्या कहते हो? डोनर कहते हो। यहाँ तक ये डोनर की डेफिनेशन बनेगी। नेक्स्ट आप एक्सेप्टर की डेफिनेशन, यहाँ पे लाइन थोड़ी सी, एंड दैट विच एक्सेप्ट इट इज़ कॉल्ड एन एक्सेप्टर। तो आप यहाँ पे डोनर की तरह इसकी डेफिनेशन कर लें, दैट को काट के द स्पीशी, वो स्पीशी विच एक्सेप्ट इट, नहीं, कौन क्या एक्सेप्ट कर रहा है? वो स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है, इसका एक्सेप्टर। यानी ये डोनर की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, और ये एक्सेप्टर की डेफिनेशन है। ठीक हो गया। की रिप्रेजेंटेशन है एन एरो हेड पॉइंटिंग टूवर्ड द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर की तरफ होता है, और रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, वो इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज़ रिप्रेजेंटेड, तो आप यहाँ से रिप्रेजेंटेशन के बारे में इसके लिखेंगे। आगे कुछ एग्जांपल हैं, फॉलोइंग एग्जांपल विल हेल्प टू एक्सप्लेन दिस बॉन्ड। यहाँ पे आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो हाइड्रोनियम आयन की एग्जांपल दी हुई है। अब हाइड्रोनियम आयन में आपको जनरली पहले तो एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद बुक से आपको बताऊँगी। एग्जाम्पल आपकी बुक पे दी है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन हम किसे कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन का केमिकल फार्मूला है H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव वाटर से कुछ कुछ मिलता जुलता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल में जब हम एक हाइड्रोजन आयन ऐड कर दें तो हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है। यानी H2O वाटर, उसमें हम ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन, तो वो बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। अब ये जो हाइड्रोजन वाटर अपने अंदर हाइड्रोजन आयन ऐड करेगा, तो इन वाटर और हाइड्रोजन आयन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट होगा। अब होता क्या है, ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आता है? एसिड जब भी वाटर में डिज़ोल्व किया जाए, आपको पता है एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन देता है। आप कह लें फॉर एग्जांपल HCl
की ही बात कर लूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये आयनाइज होगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन आइन और क्लोराइड आइन। तो यही जो प्रोटोन है या हाइड्रोजन आइन है, ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगा और ये हाइड्रोनियम आइन बनाएगा। अब ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व क्यों हो रहा है, मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s1, यानी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी इसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होगा और इसके वैलेंस शेल में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं कह दूँ ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम से निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन का जो वैलेंस शेल है, वैलेंस ऑर्बिटल, ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, यानी पहले हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल था, आपने उसमें से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो ये किस में चेंज हो गया, प्रोटॉन में, यानी इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, पीछे चार्ज कौन सा रह गया, पॉजिटिव रह गया। अब मैं अगर बात करूँ इस हाइड्रोजन एटम को स्टेबल होने के लिए, आपको पता है कोई एटम कब स्टेबल होता है, जब उसका डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब इस एटम को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ज़रूरत है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वाटर मॉलिक्यूल से लेगा। वाटर मॉलिक्यूल से कैसे लेगा, मैं वाटर की बात करती हूँ। वाटर में जो सेंट्रल एटम होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 T4, ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन मैंने वैलेंस शेल वाले शो कर दिए। अब वाटर मॉलिक्यूल में ये ऑक्सीजन जो एटम है H2O में, ये ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। एक हाइड्रोजन एटम इधर को आ जाएगा, इन दोनों में शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम अटैच होगा वाटर में और एक हाइड्रोजन एटम एक और इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ज़रा, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन इस तरह से होती है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रह जाते हैं। इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर देगा इस हाइड्रोजन एटम को, ठीक हो गया। जब ये वाटर मॉलिक्यूल अपना ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन एटम को डोनेट करेगा तो इन दोनों के दरमियान एक बॉन्डिंग जनरेट होगी, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल की बात करती हूँ। वाटर मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होता है और हमारे पास है एक हाइड्रोजन आइन जो कि एसिड ने डोनेट किया है और इसका वैलेंस ऑर्बिटल एम्प्टी है, इस प्रोटॉन की फॉर्म में है, एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया हुआ है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन आइन को देगा तो इस वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन आयन के दरमियान एक बॉन्डिंग जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अभी इसी वाटर मॉलिक्यूल के पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन के दरमियान जो बॉन्डिंग जनरेट होगी, इसके रिजल्ट में ये हाइड्रोनियम फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन कहलाएगा। ये H3O पॉजिटिव फॉर्मेशन वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड मैंने शो किया है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का हेड जो होता है वो एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है और जो टेल होती है वो डोनर एटम की तरफ होता है। अब आपकी बुक में इसके अलावा भी एक दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो, बल्कि इसको पहले मैं आपको यहाँ बुक से भी एक्सप्लेन कर दूँ कि आप कहें बुक में क्या लिखा हुआ था। तो ये देखें, लिखा हुआ है हाइड्रोक्सोनियम आयन, इसको हाइड्रोनियम आयन भी कह देते हैं और हाइड्रोक्सोनियम आयन भी कह देते हैं। एसिड प्रोवाइड प्रोटोन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। एसिड क्या देता है, प्रोटोन देता है जब वाटर में डिजोल्व होता है। मैंने आपको पहले बताया था द प्रोटोन हैज़ एन एम्प्टी आउटर मोस्ट शेल, उस प्रोटोन के पास एक आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो एम्प्टी होता है, क्योंकि वो प्रोटोन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका होता है। एंड कैन एक्सेप्ट वन ऑफ द 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल, और वो ऑक्सीजन एटम जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन एटम है उसका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। एज अ रिजल्ट हाइड्रोक्सोनियम आयन फॉर्मेशन होती है। ये मैंने आपको कॉपी पे भी बना के बता दिया है। द पॉजिटिव चार्ज कवर होल ऑफ द हाइड्रोक्सोनियम आयन, यह पॉजिटिव चार्ज जो है ना होल मॉलिक्यूल के ऊपर है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन देयर डज नॉट रिमेन एनी डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है तो आप ये नहीं कह सकते कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ऑल द 3 बॉन्ड्स ऑफ ऑक्सीजन बिहेव एग्जैक्टली अलाइक, जैसे ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद तीनों एटम्स बिल्कुल एक जैसा बिहेव करते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल जो है वो रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड में भी जो फॉर्मेशन होती है वो कोवलेंट बॉन्ड की होती है। अब ये अमोनिया
और बोरोन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान जो रिएक्शन है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 में है रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड। स्टार्टर जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले तो अमोनिया का बता दूं। अमोनिया किसको कहते हैं? NH3 को। एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम आपस में अटैच हों, अमोनिया कहलाता है। इसका केमिकल फार्मूला NH3 है। और बोरोन ट्राइफ्लोराइड हम किसे कहते हैं? बोरोन मीन्स बी बोरोन, ट्राइफ्लोराइड मीन्स 3 फ्लोरीन एटम है। बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन एटम अटैच हों तो ये कहलाता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब यहाँ पे भी जो अमोनिया होता है ना, इसमें नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है अवेलेबल। मैं बात करती हूँ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं करती हूँ। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2, 2p3। अब देखें ज़रा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है? 3 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है। एक हाइड्रोजन एटम इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग बना लेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ, यानी कि अमोनिया मॉलिक्यूल ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। एक नाइट्रोजन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम और उधर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड को डोनेट कर देता है। यानी बोरोन की मैं बात करूँ, बोरोन सेंटर में है, उसके साथ भी 3 फ्लोरीन एटम अटैच हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा इस बोरोन ट्राइफ्लोराइड को और इन दोनों के दरमियान एक बॉन्डिंग जनरेट होगी जिसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अटैच और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है बोरोन ट्राइफ्लोराइड को। यानी एक बोरोन एटम और 3 फ्लोरीन एटम आपस में अटैच हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये एक और एग्ज़ाम्पल है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपकी बुक से भी कर देते हैं। लिखा हुआ है रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज अदर एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑफ अमोनिया फिल्स अ पार्शली एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ बोरोन। बोरोन का पार्शली फिल्ड जो ऑर्बिटल है यानी उसको इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है उसको फिल कर देता है और ये दोनों के दरमियान इस तरह से बॉन्डिंग जनरेट हो गई है। अब कुछ और भी एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में, जैसे कि अमोनिया जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये अमोनियम आयन बना रहा है। इसको भी मैं आपको नोटबुक पे एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देती हूँ। और एक इथाइल अल्कोहल है, वो क्या कर रहा है? वो हाइड्रोजन आयन, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन आयन को दिया था तो इथाइल अल्कोहल भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन आयन को देगा और ये यहाँ पे इथाइल प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो ये वाली एक एग्जांपल है। तो अमोनियम क्लोराइड और प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल कैसे फॉर्म होता है ये मैं आपको नोटबुक पे ज़रा सा एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 अमोनिया NH3। अब इस मॉलिक्यूल को तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है ना कि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होता है, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हाइड्रोजन के साथ अटैच होने में लगा दिए उसने और 2 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास वैसे ही अवेलेबल है। ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको पता है एसिड है तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब क्या ये वाला जो प्रोटोन है, ठीक है, ये अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्लोराइड आयन बन के निकल जाएगा और इस पर फुल नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये अमोनिया जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस एम्प्टी वाले हाइड्रोजन को दे देता है। ऐसा रिजल्ट इन दोनों के दरमियान अमोनियम आयन बन जाता है। कैसे बनता है अमोनियम आयन? जिसका फार्मूला होता है NH4। NH3 तो ऑलरेडी है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को, तो ये जो बन गया है इसको NH4 या अमोनियम आयन कहते हैं। और साथ में आपके पास साइड पे जो निकल जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ये क्या कहलाएगा? अमोनियम क्लोराइड कहलाएगा, जिसका आप केमिकल फार्मूला पढ़ते हो NH4Cl। ये थी एग्जाम्पल नंबर 3। और आपके बुक पे एक एग्जाम्पल नंबर 4 भी है, उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या होता है? एग्जाम्पल नंबर 4 में इथाइल अल्कोहल की एग्जाम्पल दी हुई है, यानी कि C2H5 CH3 CH2, ठीक है,
H। आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, सही है। ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, वही एम्प्टी ऑर्बिटल वाले हाइड्रोजन के साथ। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन एटम को डोनेट करेगा और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल बन जाएगा HCCH2O। इसके साथ 2 हाइड्रोजन अब अटैच हो जाएंगे और ये कहलाता है प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 4। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। बुक से भी थोड़ा सा ये एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। लिखा हुआ है इन द अबव एग्जाम्पल अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इन अमोनियम क्लोराइड लिंक्स नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया एंड द प्रोटोन। अमोनियम क्लोराइड में क्या होता है, ये अमोनिया और ये जो प्रोटोन है इन दोनों के आपस में क्या बन जाता है, लिंक बन जाता है। और उसके बाद द पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड ऑल ओवर द अमोनियम आयन, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे के पूरे अमोनियम पे आ जाता है। ऑल द 4 बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बिहेव एग्जैक्टली। और अब ये जो चारों के चारों बॉन्ड है ना वो बिल्कुल एक जैसा ही बिहेव करते हैं। ठीक हो गया। दिस प्रूव्स द पॉइंट दैट द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लाइज इन द वे दे आर फॉर्म्ड। तो ये इसमें कोई डिफरेंस आप नहीं कर सकते जिस तरह से उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये थोड़ी सी आप अगर एक्सप्लेनेशन लिखना चाहो। अब आपने इन एग्जांपल्स को लिखना कैसे है, पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से आपने डेफिनेशन लिख देनी है, फिर डोनर लिखना है, फिर एक्सेप्टर लिखना है और लास्ट पे फिर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन। अब एग्जांपल जब स्टार्ट करनी है तो आपने यहाँ पे हाइड्रोक्सोनियम आयन के ऊपर लिखना है एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक हो गया। तो आप ये एक्सप्लेनेशन दे के और उसके साथ ये रिएक्शन लिख दो, दैट्स इनफ फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर 9th क्लास। ये दूसरे वाला पैराग्राफ अगर आप ना भी करो तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आपसे वैसे बाज़ औक़ात वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे भी कह देता है कि डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन विद एग्जांपल ऑफ अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड, यानी वो एग्जांपल को मेंशन भी कर देता है। वो एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयन भी कह सकता है, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ अमोनिया एंड प्रोटोन या विद द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन भी कह सकता है, और किसी भी एग्जांपल का नाम ले सकता है। फिर जब अगर वो कह दे कि रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो उसमें आपने ये एक्सप्लेनेशन इस तरह लिख के और ये वाली ये रिएक्शन लिख देना है और ये आपकी बन जाएगी एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से आपकी एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए आपने पहले ये थ्योरी लिखनी है। ये एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, उसकी थ्योरी लिख के और फिर आपने ये एग्जाम्पल नंबर 3 का ये वाला रिएक्शन लिखना है और ये लास्ट पे फिर एग्जाम्पल नंबर 4 की हेडिंग, अगर कभी वो ये एग्जाम्पल पूछ ले आपसे तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 बन जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।